हेलो बच्चों, आज मैं पॉलिटी के कुछ सेगमेंट्स को मैं लेके चल रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने के मैं छोटे छोटे सेगमेंट्स करके लेके चल रहा हूँ, ताकि वो जो हमारे छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, वो भी पढ़ें, अध्यादेश को समझें। ठीक है, अध्यादेश और विधेयक में क्या अंतर है, इन सब प्रकरणों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इन सब को मैं डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, और ये इंटरव्यू के जो छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, मेंस के लिए तो है ही, अध्यादेश पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी प्रश्न जो है वो तोड़ करके अगर पूछा जाए तो अध्यादेश का एक फुल लेंथ क्वेश्चंस भी बन सकता है, तो उस पर भी आ सकते हैं। तो मैं आज अध्यादेश पर ही बात करूंगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस, इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश। चूँकि अभी बहुत अध्यादेश जारी हुए, कोविड-19 के पीरियड में बहुत आवश्यक कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, और जो हमारी सरकार है उसने बहुत अध्यादेश जारी किए, और उन्हीं अध्यादेश को अभी सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो उन अध्यादेश को विधेयक के रूप में प्रस्तुत करके अब कानूनी रूप दे दिया गया, तो अब वो कानून बन चुके। ठीक है, तो ये जो विधेयक होते हैं ये क्या होते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। अध्यादेश कहते किसको हैं, इसके बारे में बात करेंगे। संसद के सत्र न चलने की स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमोदन पर, देखिए ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि ये सरकार का जब तक अनुमोदन नहीं होता तब तक राष्ट्रपति ये कार्य नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति के द्वारा आदेश या अधिसूचना, कोई ऑर्डर पास करें या अधिसूचना जारी कर करके करें, की जाती है तो उसको अध्यादेश कहा जाता। ठीक है, अब इसके लिए जो संविधान में प्रावधान है कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को 1, 2, 3 और 213 के तहत राज्यपाल को 213, 123 और 213, थोड़ा उलट दीजिए, 213 में राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान की गई है अध्यादेश जारी करने की। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ सर्कमस्टांसेज। क्या है वो? इन अध्यादेशों को जो उनको जारी करना है, ये तब जारी कर सकते हैं जब संसद का सत्र या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, मैं अब केवल राष्ट्रपति वाली बात करता हूँ, राज्यपाल में भी वही सब चीज़ें। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, मान लिया उसका सत्र चल रहा हो, और लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो वैसी दशा में, ठीक है, अगर एक भी, चूंकि कानून विधेयक बनने के लिए, विधेयक का कानून बनने के लिए बिल कोई जब लाया जाता है, उस पर कानून का जब निर्माण होता है, तो क्या है इसका प्रोसीड्यूर? दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए, और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करते हैं, फिर अधिसूचित होता है, फिर वो कानून लागू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो दोनों सदन सत्र में नहीं है, तभी आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी कब करेंगे? पहला शर्त क्या है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, समाधान का मतलब राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए। राष्ट्रपति से यहाँ मतलब लिखा जरूर है, लेकिन इसका मतलब है केंद्र सरकार, क्योंकि कार्यकारी जो है वो तो राष्ट्रपति करते नहीं है। ठीक है, वो प्रधान जरूर है, लेकिन काम जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट है वो करती है।
ठीक है। तो वो ये प्रस्ताव आता है, कैबिनेट का प्रस्ताव आता कि आप इस पर अध्यादेश पर दस्तखत कर दीजिए। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसा समाधान हो जाए, सर्कमस्टांसेज ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई है कि किसी आवश्यक विषय पर कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति वही होती है जो संसद द्वारा पारित विधान की होती है, उसमें कोई कमतर ये नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये तब तक रहेगी जब तक कि संसद का सत्र शुरू होता है। ये इसके साथ क्लॉज जुटा हुआ है, इसका टेन्योर कब तक होगा, तो ये तब तक लागू रहेगी जब संसद का सत्र शुरू होता है। तो संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत इसको पारित कराना होता है। अगर सरकार इसमें पारित कराने में सक्षम नहीं होती है तो इसे उसी दिन से, जो 6 सप्ताह का समय शुरू होगा, खत्म होगा, जिस दिन 6 सप्ताह का समय समाप्त होगा, उस दिन से ये जो हमारा ऑर्डिनेंस है, ये अध्यादेश है, वो निरस्त समझा जाएगा, वो कानून समाप्त समझा जाएगा। लेकिन अगर कहें कि मान लीजिए कि आप 4 महीने का समय बीता और उसके बाद 6 सप्ताह का समय बीत गया, संसद का सत्र शुरू हुआ और इस दौरान जो इसके संबंध में कानून चूंकि बन चुका था, अध्यादेश जारी हो चुका था, तो बहुत सारे इस पर लागू हो गए, इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो क्या वो अगर रद्द हो गया कानून तो वो भी वापस हो जाएंगे? नहीं होंगे। इस दौरान जो भी निर्णय ले लिए गए वो कानून के अंतर्गत उचित समझा जाए, उसकी शक्तियों में कहीं कोई कमतर नहीं है, ध्यान में रखिए। उसका वही वैल्यू है जो एक विधान, जो मंत्रिमंडल, जो संसद के द्वारा बनाया गया विधान होता है, उसी की जो शक्तियां होती हैं वो इसमें भी निहित होती है। ठीक है, इतनी बातें अध्यादेश के उस जो जारी करने के संबंध में। ठीक है, तो अगर आपसे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कि किसी भी अध्यादेश का जीवन काल कितना होता है, अधिकतम जीवन काल क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसमें बहुत चॉइस आता है, 6 महीना 6 सप्ताह। ये 6 महीना 6 सप्ताह कैसे आया? तो आप समझिए कि मान लो कि अभी संसद का सत्र कल खत्म हुआ, ठीक है, परसों खत्म हुआ, संसद का सत्र समाप्त हो गया। अब संसद का सत्र समाप्त हो गया और कल सरकार किसी चीज पर ऑर्डिनेंस ले आए, क्योंकि संसद का सत्र समाप्त हो गया, उसमें मान लो कि कोई चीज लाना चाहती थी वो नहीं ला पाई, और किसी आवश्यक विषय पर कानून बनाना सरकार की मजबूरी है। ठीक है, सरकार चाहती है कि इस पर कानून बनाए तो कल ले आएगी। अब ये ले आए, कानून को बना लिया, अध्यादेश जारी हो गई। ठीक है, अब एक सत्र से खत्म हुआ है और दूसरे सत्र के बीच में, अमूमन 4 महीने में हो जाता है, लेकिन एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कितना महीने का गैप होता? मैक्सिमम 6 महीना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 6 महीने में एक बार सत्र बुलाना ही बुलाना है। तो इसका मतलब है कि जो कानून हमने कल बनाया वो 6 महीना तक तो जीवित रह सकती है अधिकतम। ठीक है, तो 6 महीना ऐसे हो गया, और उसको जब सत्र शुरू होगा, और उस सत्र शुरू होने के कितना दिन के अंदर तक उसको पारित कराना है? 6 सप्ताह। यानी किसी भी अध्यादेश का जीवन काल 6 महीना 6 सप्ताह होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन बहुत प्रचलित है, आता है 6 महीना 6 सप्ताह वाला। ठीक है, जो एक विधेयक की तरह जो एक अध्यादेश है वो पूर्ववर्ती जो कानून के तहत जो है जो लिया जाता है, जैसे कोई कानून बनता है तो कोई पूर्ववर्ती तिथि से लागू कर दिया गया, तो वैसे भी इसको भी लागू किया जा सकता है, अध्यादेश को भी। ठीक है,
पिछली तिथि से ये प्रभावी हो सकता है। जैसे आप अध्यादेश लागू कर दिया, कहने का अर्थ ये है कि आपने अध्यादेश आज लागू कर दिया, ठीक है, और अब संसद के पास गया, 6 महीना 6 सप्ताह तक वाला समय है, 6 महीना संसद का सत्र चला या 4 महीना ही चला, इनका गैप रहा और संसद का सत्र शुरू हुआ, ठीक है। अब संसद का सत्र जैसे ही शुरू हुआ, ठीक है, और इसको 6 सप्ताह के अंदर पारित कराना है, पारित करा लिया गया। तो जिस दिन पारित हुआ फिर अधिसूचित होगा, वो विधेयक जो है कानून का रूप ले लेगा। तो ये जो अध्यादेश है ये कानूनी रूप मान्यता मिल जाएगी इसको संसद से, ठीक है। अब यहाँ पे संसद से मिलने के बाद तब आप कहेंगे कि जो संसद ने पारित किया उस तिथि से ये कानून लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। ये पूर्ववर्ती जो तिथि है यानी जो अध्यादेश की तिथि है उस तिथि से लागू होगी, ठीक है। तो आप पूर्ववर्ती वाला भी कॉन्सेप्ट समझ गए। ये देखिए, ये जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय में, मान लो कि कोई अध्यादेश लाया गया और उस पर बहुत विवाद हो गया, ठीक है, और सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि इस अध्यादेश को वापस लेने की स्थिति आ गई, वैसी स्थिति में कैबिनेट जो है वो बैठेगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट है वो डिसीजन लेगी कि भाई इसको वापस ले लिया जाए, और वो प्रस्ताव फिर वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के पास चला गया, तो राष्ट्रपति किसी भी समय उसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति को अधिकार है कि शक्ति उस जारी करने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा जो परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, ठीक है। शर्तें कुछ हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। मैं इसका बात दोबारा इसलिए बोला, इस पर एक वाद दाखिल हुआ था, ऊपर वाद 1970 में उच्चतम न्यायालय में। तो इसमें निर्णय ये दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि, जो राष्ट्रपति ने संस्तुति की है, जो उसकी संतुष्टि जो हो जाती है कि मैं इस पर जारी करूँगा, तो राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव, ये ध्यान में रखिएगा, असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति ने जो, चूंकि ये लिखा है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि अध्यादेश जारी करना आवश्यक है, तो ये कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई? ये स्थितियां ऐसी तो नहीं है कि किसी विशेष प्रयोजन से इसका प्रयोग किया जा रहा है जो समाज के सभी वर्गों के हित में नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है, दुरुपयोग भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो वैसी स्थिति में इसमें कहा कि अगर असद्भाव के आधार पर, अगर सद्भाव बिगड़ता है तो असद्भाव के आधार पर राष्ट्रपति के इस कृत्य की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब इसको इसको प्रतिबंधित करने के लिए कि इसकी समीक्षा ना हो, 38वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और राष्ट्रपति के इस शक्ति को न्यायिक समीक्षा से परे रखने के लिए इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है इसकी समीक्षा आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर से 75 में हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने ये सारे कार्य किए, ठीक है। दुरुपयोग किया गया बहुत कानून का, बहुत अध्यादेश जारी करवा के। ऐसी स्थिति में फिर से जब 44वां संविधान संशोधन आया तो आप 42वें संविधान संशोधन के तहत जो भी बातें की गई थी 44वें में आकर जो भी विवादास्पद थे उस सबको पलट दिया गया। 44वें में फिर से इस उपबंध का लोप कर दिया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। समझ गए? तो ये ऊपरवाद के संबंध में ये डायरेक्शन आया। क्या राष्ट्रपति का, चूंकि देखिए राष्ट्रपति का तो अपना कृत्य है ही नहीं, ये तो आड़ ले लेते राष्ट्रपति के कृत्य के आधार पर, और तमाम जो ऑटोक्रेट वाले जितने भी मानसिकता वाले जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ये काम करा जाते हैं। अध्यादेश वाले सरकारें जो है इस प्रकार का बहुत दुरुपयोग करती है, ठीक है। मैं थोड़ी चर्चा करूंगा उस पर,
फिर एक केस आया डीएस वाधवा मामला, मैं उस पर आता हूँ। डीएस वाधवा वाला जो मामला है उसका उल्लेख करना जरूरी है। ये 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश के दुरुपयोग के संबंध में एक निर्णय दिया जो बहुत नज़ीर भी साबित हुआ। अध्यादेश के संबंध में एक डायरेक्शन है। इसमें न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि सन 1967 से 1981 के बीच में 256 अध्यादेश जारी हुए बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, आप देखेंगे कांग्रेस की ही सरकार रही है। इसने समय समय पर बहुत अध्यादेश जारी किए और एक अध्यादेश तो ऐसा था कि जो अध्यादेश जारी हुई, फिर विधानमंडल का सत्र आया, उसमें पारित नहीं हुआ, फिर सत्र खत्म हुआ, नेक्स्ट डे फिर लागू हुआ अध्यादेश। इसी तरह करते करते उस कानून 14 वर्ष तक इसको खींचा गया। आप समझ सकते हो। तो ये अध्यादेश की जो भाषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो हूबहू वही पारित कर दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश की भाषा में परिवर्तन किए बिना और विधानसभा द्वारा विधेयक पारित करने के प्रयास न करके अध्यादेश का पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है और इसको रद्द होना चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। उन्होंने कहा कि आप भाषा तक में परिवर्तन नहीं किया, आपने हूबहू वही आपने लागू कर दिया और विधानसभा के द्वारा पारित न करा के ने कोई डिस्कशन नहीं करवाया। आप डरते रहे कि विधानमंडल में मेरा पारित नहीं हो पाएगा, इस डर से आपने इसको डिस्कशन नहीं कराया। तो विधानमंडल में विदाउट डिस्कशन किए हुए और उस कानून को बनाए रखना, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे कानून का रद्द होना चाहिए। ठीक है, और ये भविष्य के लिए सरकारों के लिए एक निर्देश के रूप में कार्य किया कि आप ज़्यादा इसका दुरुपयोग न करें। पिछली जो हमारी लोकसभा थी उसमें हमारे जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है उसने भूमि अधिग्रहण विधेयक को पास नहीं करवा पा रही थी, तो उन्होंने भी अध्यादेश का आश्रय लिया। 3 बार इस प्रकार का आश्रय लिया, डिस्कशंस नहीं हुए। तो चौथी बार जब होने की हुआ तो प्रणब मुखर्जी ने टिप्पणी की इस पर, और प्रणब मुखर्जी ने कहा कि बार बार अध्यादेश के जरिए कानून लागू करना ये भी अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में जो है उसमें बहस से भागना सरकार को नहीं चाहिए और बहस करानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें उनको फिर वो इस पे बैकफुट पर आ गया और फिर उसने अध्यादेश नहीं भेजा। ठीक है, तो ये सरकारें हमेशा किया करती हैं, अध्यादेश का दुरुपयोग करती हैं। इस पर प्रश्न आ सकते हैं, बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये मैंने उसके कारण बताए और उसमें कुछ 2 केसेस बताए, उस केसेस का उल्लेख करते हुए आप इसका जवाब लिखेंगे। अब एक प्रश्न होता है, बच्चे लोग पूछते हैं कि अध्यादेश और विधेयक में सर क्या अंतर है। तो मैंने इसको बना दिया, लिख भी दिया आप लोग के लिए कि अध्यादेश की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। प्रकृति अस्थायी हो जाए कि कुछ ही दिन के लागू, फिर तो संसद में उसको रखना है, पारित कराना है। और विधेयक की प्रकृति क्या होती है? अस्थायी होती है। लाया, पारित हुआ तो अस्थायी प्रकृति की होती है, फिर उसको कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अध्यादेश पारित करने के लिए जो अध्यादेश होता है उसको पारित करने के लिए संसद की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति सीधे करते हैं कैबिनेट की संस्तुति के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विधेयक को, तो इसमें संसद में ही पारित होता है, तो संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। तो दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है, यानी किसी आवश्यक विषय, ठीक है, जैसे निर्भया कांड हो गया था और उस समय संसद का अगर सत्र न चल रहा है तो एक अध्यादेश के जरिए कानून आ जाए। ठीक है, ऐसी तत्कालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कोविड आ गया 19, अब इसमें संसद का सत्र नहीं चल रहा है, आवश्यक कानून बनाना है, बना दिया अध्यादेश के जरिए। ये परिस्थितियां हैं, इसका नियंत्रण करना सरकार का काम है। अध्यादेश ऐसी परिस्थितियों के लिए होता है। ठीक है,
अस्थायी कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया जाता है और उसकी प्रक्रिया है कि उसको 6 वाचनों से होके गुजरना पड़ता है। मैं कभी किसी दूसरे क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट, अध्यादेश का जो अधिकतम जीवन काल है वो 6 महीना 6 सप्ताह होता है और विधेयक का जो जीवन काल है वो निर्धारित नहीं है। वो जब तक चाहे सरकार तब तक वो कानून रह सकती है। जब चाहेगी कि सरकार की कानून को निरस्त कर दिया जाए तो फिर वो वही प्रक्रिया अपनाएगी जिस प्रकार से बनाने की प्रक्रिया आती है, तब उसको निरस्त किया जा सकता है। अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। दो अंतर है, सीधे अध्यादेश जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आता है और ये संसद की सिफारिश पर कानून बनते हैं। अध्यादेश तत्कालीन एक कानून लागू करने का आदेश होता है। विधेयक कानून बनाने का एक प्रस्ताव होता है। ये अध्यादेश और कानून में क्या अंतर है, एग्जामिनेशन में हो सकता है, मेंस में ऐसे भी पूछे कि अध्यादेश और कानून में क्या अंतर, विधेयक में क्या अंतर है या कानून में क्या अंतर है, और उसके बाद अध्यादेश के संबंध में कोई और प्रश्न पूछे तो ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा अंतर वाला। ठीक है, तो ये उसमें जोड़ा जा सकता है, तो मैंने लिख भी दिया। और एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश में क्या अंतर है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है, तो ये भी जोड़ा जा सकता है छेपक के रूप में छोटा सा। तो ये क्या अंतर है, तो देखिए एक तो आर्टिकल 123 या 213 वो अंतर है ही, आप उसको अंतर के रूप में भी दिखा सकते हैं। दूसरा अंतर ये है कि यहाँ पे विधानमंडल जो है वो कई राज्यों में तो विधान परिषद होता नहीं है, तो सिर्फ एक ही है, विधानसभा ही होती है। लेकिन वहाँ पे दोनों संसद का सत्र है, तो संसद के दोनों सदनों की बात की गई है, तो वहाँ पे ये हो सकता है। यहाँ पे तो एक ही है, तो ये बिहार और तमाम ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद, तो वो भी अंतर एक बना सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण ये है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के संबंध में राज्यपाल बिना राष्ट्रपति के निर्देश के 3 ऐसे मामले हैं जिसमें वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है। बाकी सारी स्थितियां राज्यपाल का राष्ट्रपति का बराबर ही है, लेकिन प्रक्रिया में सिर्फ एक दिया गया कि राज्यपाल जो है 3 ऐसे मामले आ सकते हैं जब वो अध्यादेश जारी नहीं करेगी बिना राष्ट्रपति के सलाह, बिना उनकी संस्तुति के। ठीक है, तो ये क्या मामले हो सकते हैं। पहला, राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति के बगैर इसको नहीं रखा जा सकता है, तो वैसे मामले। दूसरा, यदि वो समान उपबंध वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने, यानी कि अगर राज्यपाल किसी ऐसे जो विधेयक है जो इसी प्रकार का विधेयक है और वो राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन रखा गया है, राज्यपाल अगर विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है और वो विचारार्थ जो है प्रेषित कर दे राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल ऐसा कर सकता है। राज्यपाल का ये पावर है कि वो राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ प्रेषित कर सकता है, उनके पास भेज सकता है वो विधेयक। अगर वो विधेयक वहाँ पर गया हुआ है और उसी प्रकार के क्लाउज को लेकर के कोई अध्यादेश जारी करने के लिए अगर राष्ट्रपति अपने पास रखे हुए हैं, तो इसी प्रकार के क्लाउज के का अलग रूप बना करके और कोई अध्यादेश जारी करने के लिए भेज दे, तो राज्यपाल ऐसे पर दस्तखत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इसी तरह के मामले वहाँ पर गए हैं, यानी उस उपबंध का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए ऐसा राज्यपाल ऐसे अध्यादेश पर दस्तखत नहीं करेगा। तीसरा, यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ये अवैध हो जाएगा, यानी कि राज्य विधानमंडल का बहुत सारा ऐसा कानून है जहाँ पे राष्ट्रपति की सहमति के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, वैसी स्थिति में अगर राज्यपाल ऐसा कर देता है तो उस कानून को अवैध माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में राज्यपाल के कुछ अधिकारों को सीमित किया गया है, राष्ट्रपति को सर्वोपरि किया गया है। इसके पीछे रीजन यही है कि राज्य के ऊपर केंद्र का आधिपत्य स्थापित हो, केंद्र उसको अपने हाथ में ले सके, वैसे सर्कमस्टांसेस रखे हैं। राज्यपाल को यहाँ पर केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना होता है, इसलिए ऐसा क्लाउज दिया गया। ठीक है, ये बेटा इतनी बातें थी अध्यादेश की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अध्यादेश अब आप लोग का ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब मैं किसी अन्य मुद्दे पर, किसी जैसे वीटो की शक्ति है, इन सब चीज़ों पर मैं राष्ट्रपति के अलग अलग बातें करूंगा ताकि आपको विस्तार से इस चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप।